अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी में रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल कर देना, समाप्त कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी या कहें तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। क्यों? क्योंकि ऑथराइज था एजेंट बनने के लिए, जब उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी तो उसे कहा गया रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी या टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कई तरह से टर्मिनेट हो सकती है, रिवोकेशन करके, रेन्यूंसिएशन कर दे एजेंट, जो काम दिया था वही कंप्लीट हो जाए, प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ हो जाए, प्रिंसिपल या एजेंट अनसाउंड माइंड का हो जाए, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, या निश्चित समय के लिए एजेंसी क्रिएट करी थी, निश्चित समय बीत गया। तो कई तरह से एजेंसी हो सकती है रिवोक या समाप्त। सबसे पहले रेवोकेशन, एजेंसी को किसी भी समय टर्मिनेट कर सकता है प्रिंसिपल, किसी भी समय अथॉरिटी एजेंट की कर सकता है समाप्त। प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी जो उसने अपने एजेंट को दे रखी है किसी भी समय अथॉरिटी एक्सरसाइज होने से पहले पहले, ताकि प्रिंसिपल जो है वो बाउंड ना हो सके। परंतु प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता अथॉरिटी जो उसने अपने एजेंट को दे रखी है। एक बार अथॉरिटी को यदि पार्टली एक्सरसाइज कर लिया तो जहां तक एक्ट और ऑब्लिगेशन की बात आती है, जिन कामों को ऑलरेडी किया जा चुका है, यानी कि यदि एजेंट अपना काम कर चुका, थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर चुका, तो उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में तो प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता, पर हाँ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के रेस्पेक्ट में जरूर कर सकता है। जैसे कि ए ऑथराइज करता है बी को बाय करने के लिए 1000 बेल्स कॉटन की अपने बिहाफ पर, और फिर पे कर देने के लिए ए को वो पैसा जो बचा हुआ है। बी बाय कर लेता है 1000 बेल्स ऑफ कॉटन अपने नाम से, पर्सनली लायबल भी हो जाता है थर्ड पार्टी के सामने प्राइस पेमेंट के लिए। अब ए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता पेमेंट को छोड़ते हुए, यानी कि ए ने पहले तो बी को कहा कि तुम मेरे एजेंट हो, जाओ सी से जाकर 1000 बेल्स कॉटन की ले आओ। ए ऑथराइजेस बी टू बाय 1000 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन द बीज हैंड। बी बाय कर लेता है 1000 बेल्स ऑफ कॉटन अपने नाम से, अपने आप को पर्सनली लायबल भी ठहरा के आ जाता है प्राइस के लिए सी के सामने। अब ए रिवोक नहीं कर सकता बी की अथॉरिटी जहां तक पेमेंट सी का पेंडिंग है। ए वरना बी पर्सनल लायबल हो जाएगा ना, तो एजेंट को पर्सनल लायबल छोड़ते हुए बीच में उसकी अथॉरिटी रिवोक नहीं की जा सकती। फिर बात आती है कॉम्पनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, कॉम्पनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रेन्यूंसिएशन बाय एजेंट। जहां पर कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि एजेंसी कंटिन्यूड रहेगी एक निश्चित समय के लिए, तो प्रिंसिपल को कॉम्पनसेशन देना होगा एजेंट को, और यदि एजेंट बीच में भागता है तो एजेंट कॉम्पनसेशन देगा प्रिंसिपल को। जैसा भी केस होगा यदि उन्होंने प्रीवियस रेवोकेशन या रेन्यूंसिएशन ऑफ एजेंसी करी और वो भी बगैर किसी कारण के। नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रेन्यूंसिएशन दोनों जरूरी है। यदि एजेंट की अथॉरिटी खत्म करना चाहता है प्रिंसिपल तो नोटिस दे, एजेंट बीच में छोड़ के जाना चाहता है तो भी प्रिंसिपल को नोटिस दे। रीजनेबल नोटिस दिया जाना जरूरी है रेवोकेशन या रेन्यूंसिएशन का, नहीं तो डैमेज देने पड़ेंगे प्रिंसिपल को एजेंट को या एजेंट को प्रिंसिपल को, जैसा भी केस होगा। यदि प्रिंसिपल ने निकाला एजेंट को तो वो डैमेज देगा, यदि एजेंट ने रिनाउंस करा कि मैं नहीं करता आपके लिए काम तो वो डैमेज देगा यदि प्रिंसिपल को कोई डैमेज हुआ। रेवोकेशन एंड रेन्यूंसिएशन हो चाहे एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड, तो रेन्यूंसिएशन या रेवोकेशन हो चाहे एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड, चाहे बोल के कर दें रेवोकेशन चाहे इम्प्लाइड तरीके से करते हैं। जैसे ए ने पहले तो बी को एम्पावर करा कि तुम मेरा घर किराए पर चढ़ा दो, पर उसने खुद ही अपना घर किराए पर चढ़ा दिया। इस तरह से इम्प्लाइड रेवोकेशन हो गई बी की अथॉरिटी की। रेन्यूंसिएशन बाय एजेंट, यानी कि एजेंट कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं तुम्हारे यहाँ एजेंट के रूप में काम करता। अब
एजेंट किसी भी समय रिनाउंस कर सकता है एजेंसी का बिजनेस उसी प्रकार से जिस तरह से प्रिंसिपल के पास भी अधिकार होता है एजेंट को रिवोक कर देने का। फर्स्ट प्लेस में यदि एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए क्रिएट की गई है तो एजेंट को कंपनसेशन देना होगा प्रिंसिपल को उस किसी प्रीमेच्योर रेन्यूंसिएशन के कारण जो उसने विदाउट सफिशिएंट कॉज कर दिया। सेकेंडली, एक रीजनेबल नोटिस ऑफ रेन्यूंसिएशन भी जरूरी है, यानी कि पहले वो नोटिस दे कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपकी एजेंसी को छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे केस में तो यदि डैमेज हो रहा है तो डैमेज दे के छोड़ दे, नहीं डैमेज हो रहा तो रीजनेबल नोटिस दे के छोड़ दे। लेकिन यदि एजेंट छोड़ देता है बगैर किसी प्रॉपर नोटिस के तो ऐसे केस में इस कारण से यदि प्रिंसिपल को कोई डैमेज या लॉस हुआ तो उसकी भरपाई एजेंट को करनी पड़ेगी। तो एजेंसी हमने देखा खत्म हो सकती है रेवोकेशन से भी, या एजेंट खुद ही रिनाउंस कर दे कि मुझे आपका एजेंट नहीं रहना है, रेन्यूंसिएशन ऑफ एजेंट से भी, या निश्चित समय के लिए या निश्चित काम के लिए एजेंसी क्रिएट की गई थी, अब वो काम हो गया कंप्लीट, एजेंसी ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ से जब जिस काम के लिए एजेंसी क्रिएट करी गई थी वो काम ही पूरा हो गया। इसीलिए उदाहरण के तौर पर जो एजेंट की अथॉरिटी है, यदि एजेंट को कोई गुड्स सेल करने के लिए अपॉइंट किया गया था और उसने गुड्स सेल कर दिए तो ऐसे केस में सेल के साथ ही एजेंसी भी हो जाती है टर्मिनेट। डेथ या इंसैनिटी, एजेंसी जो डिटरमिन थी ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ पर हो जाती है समाप्त। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाए या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाए, तो जिस दिन ऐसा हुआ है उस दिन से एजेंसी हो जाती है टर्मिनेट। प्रिंसिपल की इंसॉल्वेंसी के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है ना, तो एजेंसी समाप्त हो जाती है प्रिंसिपल के इंसॉल्वेंट घोषित होने पर। कभी कभी निश्चित समय के लिए एजेंसी क्रिएट की जाती है, समय ही बीत जाता है, समय बीत गया एजेंसी समाप्त। जहाँ पर एजेंट अपॉइंट किया गया है निश्चित समय के लिए, टाइम बीतने के साथ एजेंसी भी समाप्त हो जाती है, चाहे पर्पस पूरा हुआ हो चाहे पर्पस पूरा ना हुआ हो। जैसे एजेंसी 1 साल के लिए क्रिएट की गई थी और कुछ काम था, अब वो काम अभी तक पूरा हुआ नहीं था, पर साल पूरा हो गया तो एजेंसी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो थी ही निश्चित समय के लिए। कभी कभी एजेंसी लेकिन इररेवोकेबल होती है। इररेवोकेबल एजेंसी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इररेवोकेबल एजेंसी उसे कहते हैं जिस एजेंसी को आप बीच में ख़त्म नहीं कर सकते, तोड़ ही नहीं सकते, जो रिवोक ना हो सके बीच में, उसे कहते हैं इररेवोकेबल एजेंसी। जब एजेंट पर्सनली इंटरेस्टेड होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी में, उसकी एजेंसी इररेवोकेबल होती है। सेक्शन 202 ये कहता है कि जहाँ पर एजेंट का कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में जो कि एजेंसी का सब्जेक्ट मैटर है, तो एजेंसी बीच में टर्मिनेट नहीं की जा सकती जब तक कि पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टर्मिनेशन के रिस्पेक्ट में ना हो, क्योंकि इससे एजेंट के राइट्स हो रहे हैं प्रिजुडाइज। इसीलिए प्रिंसिपल को अधिकार नहीं है बीच में ही एजेंसी तोड़ देने का यदि एजेंट का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है एजेंसी के सब्जेक्ट मैटर के साथ। जैसे ए ने बी को अथॉरिटी दी कि मेरा लैंड बेच लो और जो पैसे मेरी तरफ से तुम्हें ड्यू हैं उस लैंड को बेच के उसमें से काट लो और बैलेंस मुझे दे दो। अब ए बीच में इस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता, और ये तो प्रिंसिपल के इंसैनिटी या डेथ से भी टर्मिनेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे जो एजेंट है उसे अपने पैसे रिकवर करने हैं उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो प्रिंसिपल ने उसे बेचने का अधिकार दे दिया है। ऐसी एजेंसी को हम इररेवोकेबल एजेंसी कहते हैं। फिर बात आती है इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन। जो टर्मिनेशन है अथॉरिटी ऑफ एजेंट की तब तक प्रभावशाली नहीं होता जब तक ये बात उसे पता न चल जाए या थर्ड पर्सन को पता न चल जाए। यानी कि यदि प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी एक्सीड करी है, वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी, यदि प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट करी है, यदि प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट करी है
पर अभी तक ये बात एजेंट को पता नहीं है। इस बीच यदि कोई वो ट्रांजैक्शन करा देता है थर्ड पार्टी के साथ और थर्ड पार्टी को भी ये बात नहीं पता, तो फिर ऐसे केस में प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के साथ बाउंड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आती है बात। ए ने डायरेक्ट किया बी को कि सेल कर दो मेरे गुड्स, और मैं इस चीज के लिए तुम्हें 5% कमीशन भी दूंगा। उसके बाद बी चला गया सेल करने। बाद में ए ने लेटर भेजकर बी की अथॉरिटी करी रिवोक, पर लेटर भेजने के बाद, पर लेटर पहुंचने से पहले ही जो बी है वो तो ए के गुड्स 1 लाख रुपए में सी को बेच चुका था। उसे तो लेटर सेल हो जाने के बाद जाके मिला। ऐसे केस में ये सेल ए पर बाइंडिंग होगी और बी को 5,000 रुपये एज अ कमीशन लेने का अधिकार बना रहेगा। फिर बात आती है एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। यदि प्रिंसिपल की डेथ या इंसैनिटी हो जाती है तो एजेंट की क्या ड्यूटी है? तो एजेंट की ड्यूटी क्या है जब एजेंट की एजेंसी प्रिंसिपल की डेथ या इंसैनिटी से टर्मिनेट हो रही हो। जहां पर एजेंसी टर्मिनेट हो रही है क्योंकि प्रिंसिपल मर गया है या अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो एजेंट बाउंड है। एजेंट को लेने चाहिए सारे रीजनेबल स्टेप्स उसके प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड प्रिजर्व्ड रहे और जो काम उसे सौंपा गया था वो जो है पूरा हो जाए। यानी कि वो नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता कि प्रिंसिपल तो मर गया, कोई बात नहीं, जो स्टॉक मेरे पास है मैं रख लेता हूं। तो उसे प्रिंसिपल के हितों का ध्यान रखना चाहिए प्रिंसिपल की डेथ के पश्चात। इसी प्रकार से टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, जो टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट है उससे टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी तो अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि एजेंट का एजेंट सब एजेंट, तो जब एजेंट ही एजेंट नहीं रहा तो सब एजेंट प्रिंसिपल का एजेंट कैसे हो सकता है। इसीलिए यदि सब एजेंसी के केस में प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट कर दी तो प्रिंसिपल के साथ सब एजेंट की अथॉरिटी अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है। और इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त।